बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस कर रहे थे हम राउथ हर्वर्ट्स क्राइटेरियन, और आज हम इसका पार्ट 3 लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने इस लेक्चर के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं इसके साथ केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में आपसे कहते हैं कि व्हेन इंटायर रॉ इज़ ज़ीरो, अगर कंप्लीट रॉ आपके पास ज़ीरो होती है तब आपने इसको किस तरह डील करना है। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास रॉ का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज़ीरो हो जाए, यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई ज़ीरो आ जाए, तो वो जो है आपके नेक्स्ट रॉज जो है उनको अनडिफाइन कर देता है। तो उसके लिए हमने एक एप्सिलॉन मेथड पढ़ा था, और इसके अलावा हमने रेसिप्रोकल कर ली थी अपने पॉलिनॉमियल को ज़ीरो से बचाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास इंटायर रॉ ज़ीरो हो जाए फिर क्या करना है आपने। नाउ वी लुक एट सेकंड स्पेशल केस। sometime while making a route table we find that on entire row consists of ज़ीरो। ठीक है जी, because there is an even polynomial। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि even polynomial क्या होती है। that is a factor of the original polynomial। इवन पॉलिनॉमियल बेसिकली एक फैक्टर है ओरिजिनल पॉलिनॉमियल का। ठीक है जी, ओरिजिनल पॉलिनॉमियल यानी जो आपके पास क्वेश्चन मौजूद है उस क्वेश्चन का एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं इवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब ये इवन पॉलिनॉमियल बनती कैसे है ओरिजिनल पॉलिनॉमियल से, ये हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। दिस केस मस्ट बी हैंडल डिफरेंटली फ्रॉम द केस ऑफ अ ज़ीरो इन ओनली फर्स्ट कॉलम ऑफ द रो। इस केस को हम जिस तरह हमने वहाँ पर एप्सिलॉन वाला मेथड यूज़ किया था उससे ये डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि हम क्या बताने वाले हैं यहाँ पर। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी देखते हैं वाया राउट टेबल विद रॉ ज़ीरो। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रॉब्लम इस तरह की चूज़ की है कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आपके पास एक कंप्लीट रॉ ज़ीरो हो रही है। तो ये फॉर एग्जांपल एक फिफ्थ डायमेंशन डायनामिकल सिस्टम है जिसकी यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो जब आप इसका राउट टेबल बनाते हैं, जी जनाब, तो कैसे बनाते हैं आप इसका राउट टेबल, ये बातें आपको शायद क्लियर हो। तो राउट टेबल बनाते वक्त आपको याद होगा कि आप पहले लिखते हैं यहाँ पर S5, और ये S5 से आप इसकी एक सीक्वेंस बना लेते हैं S5, S4, S3, S2, S1 और S0। फिर S5 के अंदर आप S5 के कोफिशेंट लिखते हैं, यानी इसका कोफिशेंट 1 है, और फिर एक वैल्यू को छोड़ देते हैं। फिर आप S3 का कोफिशेंट और फिर आप S का कोफिशेंट लिखेंगे, राइट। इसी तरीक़े से S4 के अंदर आप क्या लिखने वाले हैं, S4 के अंदर S4 का कोफिशेंट होगा 42 लिखा जाएगा, यानी S स्क्वायर का कोफिशेंट, और यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर लिखा जाएगा। अच्छा, हो ये यहाँ पर ये रहा है कि यहाँ पर 7, 42 एंड 56 है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अगर ये नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल हों या इनको मल्टीप्लाई किया करके शॉर्ट किया जा सके या इनको डिवाइड करके शॉर्ट किया जा सके तो ये काम हम कर सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो 7 1 7, 7 6 42 एंड 7 8 58, हमने इसको लिख लिया। अब ये बन गया है 1 1 6 6 8 एंड 8। अब राउट टेबल में हम ये किस तरह, यानी ये पहला एलिमेंट कैसे निकलता है उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि 6 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, फिर माइनस टाइम 6 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, और फिर आप उसको 1 से डिवाइड कर लें। तो वो वैसे ही नज़र आ रहा है कि 6 - 6 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 0, राइट। इसी तरीके से फिर इन दोनों का पेयर के साथ आप इन दोनों को यूज़ करते हैं और आप लिखते हैं यहाँ पर 8 - 1, यानी पहले नॉन लीडिंग को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लीडिंग को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1 से डिवाइड करते हैं, देन ये भी 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट तो यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट भी आपके पास 0 हो जाएगा। इस 0 को लिखना ज़रूरी भी नहीं है, आप चाहें तो लिखें या चाहें तो नहीं लिखें। तो अगर आप नोट करें तो अब इस प्रॉब्लम के अंदर एक कंप्लीट रॉ जो है वो 0 सेट हो गई है। अब इसको हम किस तरह डील करेंगे, तो ज़रा इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि अगर कभी इस तरह की काम हो जाए कि कंप्लीट रॉ 0 हो जाए आपके पास, तो फिर इसको किस तरह डील करना है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर। नंबर 1, फर्स्ट इसकी प्रोसीजर को हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट वी रिटर्न टू द रॉ इमीडिएटली अबव द रॉ ऑफ द 0 फॉर्म एन ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल। तो अगर आपके पास जो है वो सपोज़ करें कि S3 वाली रॉ जो है वो 0 के इक्वल आ गई, यानी इस केस में S3 वाली रॉ 0 आ गई, तो फ़ौरन आपने जो है वो एक रॉ अबव जाना है, यानी अबव रॉ अबव को देखना है आपने। ये फॉर एग्जांपल आपके पास हो गई रॉ अबव, राइट। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि रॉ इमीडिएटली अबव द रॉ ऑफ 0 फॉर्म एन ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल, और इसकी मदद से आपने एक ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल फॉर्म करनी है। अभी कैसे करनी है इसको हम ज़रा कंप्लीट करते हैं, लेकिन ज़रा पहले प्रोसीजर पढ़ लें। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहते हैं, इसके प्रोसीजर का सेकंड पार्ट क्या है। द पॉलिनॉमियल विल स्टार्ट विद द पावर ऑफ s in the label column and continue by skipping every other power of s, right। the polynomial will start with the power of s, जो polynomial है वो power of s से start होगी, राइट। जो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं ना आपसे कि आपने एक ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल फॉर्म करनी है,
तो अब ये ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल जो आप फॉर्म करेंगे वो पावर ऑफ एस से स्टार्ट होगी और इसमें जो हर टर्म है वो एक टर्म छोड़ कर बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल S3 से शुरू होती है तो आप S वाली टर्म को निगलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट उसका जो कोफिशिएंट होगा वो S0 वाला कोफिशिएंट होगा। ठीक है जी। कंटिन्यूस बाय स्किपिंग द एवरी अदर पावर ऑफ S। तो हम इन दो बातों को ज़रा डिटेल से देखते हैं क्या होगा। फिर उसके बाद क्या करना होता है, आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो पहले तो मैं इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर करना क्या है। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट 2 पार्ट तो समझ आ गए होंगे। अब ज़रा सेकंड पार्ट को यहाँ पर देखिए। तो सेकंड पार्ट में अगर आप गौर करें तो ये है आपके पास, ये आपके पास रॉ 0 है और इमिजिएटली अबव रॉ कौन सी है, 1, 6 एंड 4। तो 1, 6 एंड 4 से आपने एक पॉलिनोमियल डिज़ाइन करनी है जिसमें ये 1 जो है ये S4 को कोफिशिएंट रखा जाएगा, यहाँ पर ये जो 6 है ये S2 को कोफिशिएंट होगा और 8 एक कांस्टेंट बिहेव करेगा, राइट। तो पहला काम तो ये है कि आप एक पॉलिनोमियल बना लें। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल डिज़ाइन कर ली, यानी उसी तरीक़े से जिस तरह कहा गया है, लेबल कर लिया मैंने S4 क्योंकि S4 वाली जो रो है वो अबव है। तो PS क्या बन जाएगा आपके पास, ये PS बन जाएगा 1S4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड देन 6S2 n प्लस 8। ठीक है जी, सपोज़ करो उसको हमने 1 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, ये 0 को किस तरह रिप्लेस करना है, आपने सेम पॉलिनोमियल को करना है डिफरेंशिएट। तो चले जी डिफरेंशिएट करते हैं, dp ओवर ds फाइंड आउट करते हैं। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 4S3 प्लस 12S और ये 0 हो जाएगा, राइट। चलो लिख देते हैं 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। और फिर फाइनली आपने क्या करना है, फाइनली ये करना है, फाइनली यूज़ द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन टू रिप्लेस द 0 बाय द रॉ। अब ये जो कोफिशिएंट आपके पास आ रहे हैं 4, 12 और 0, उसको आपने यहाँ पर ये जो अब आपके पास ये जो रॉ 0 हो रही है इस 0 को रिमूव कर देना है और उन कोफिशिएंट से इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है जी। तो ज़रा इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये हमने लिख लिया है कि S5 हमारे पास क्या था, 1, 6 एंड 8। फिर हमने ये भी लिख लिया कि S4 क्या था हमारे पास, बेसिकली ये 7, 42 और 56 है, लेकिन अभी मैंने ऊपर इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 8 ज़ा 56। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ज़रा इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि S3 आप क्या लिखेंगे, S3 कैसे लिखेंगे आप। S3 आप बेसिकली आपके पास जो है वो 0 बन रही थी। ठीक है जी। S3 अभी आपने निकाली थी तो ये 0 0 और 0 आ रहे थे। अब ये 0 0 आ रहे थे तो आपने क्या किया, मैं फिर से आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ। ये जो 1, 1, 6 और 4 है, इससे आपने S4 से स्टार्ट की एक पॉलिनोमियल। तो ये बन गई आपके पास 1S4, यहाँ पर आ गया 6x2 और यहाँ पर आ जाएगा 8। और फिर आपने कर दिया इस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू S। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आपके पास 4, 12 और 0 बन गया और 4, 12 ऑफ 0 को आपने जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया इस 0 की जगह, यानी इस 0 की जगह पर तो फर्स्ट ये जो 0 है इसकी जगह पर आपने 4 लिख दिया और इस 0 की जगह पर आपने यहाँ पर लिख दिया 12 और ये 0 तो आपके पास 0 ही रहेगा क्योंकि ये जो लास्ट नंबर है ये तो 0 है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर फिर से नज़र आ रही है हमें कि आप नोट करें कि 4 है और 12 है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जब आप 4 और 12 है और इसको अगर आप, मैं पर्पल से ही बनाता हूँ उसको, 4 1 ज़ा 4 आप लिख सकते हैं एंड 4 3 ज़ा 12 आप इसको लिख सकते हैं। तो 0 ही रहेगा आपके पास ना। ठीक है जी। तो इस तरीक़े से अगर आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाए, यानी कंप्लीट रॉ 0 आ जाए, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो भाई S2 को कैसे निकाला जाएगा, तो 0 का इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो गया। अब S2 कैसे निकालेंगे, अगेन इस वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स बनती है। तो आपने पहले 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 1 ज़ा 6 माइनस टाइम ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 1। तो फाइनली इसका आंसर 1 होगा। तो ये राउट टेबल में कई दफ़ा फॉर्म करना आपको बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, राइट। फिर इसी तरीके से आप S1 कंप्यूट कर लीजिए, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर 0 और 0 आ रहा है। और फिर इसी तरीके से S0 कंप्यूट कर लीजिए विच इज़ इक्वल टू 8 0 एंड 0। ये बार बार 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको ना भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया कि राउट टेबल मैंने कैसे कंप्लीट किया।
तो फाइनली हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो बताइए भाई इसकी कंक्लूजन क्या होगी। कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था कि आपने फर्स्ट कॉलम जो है आपके पास, फर्स्ट कॉलम इसकी साइन देखनी होती है, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज आपको दिख रहा है? तो इसका यहाँ पर देखें कि फर्स्ट कॉलम के अंदर तमाम एंट्रीज़ पॉजिटिव हैं। अगर तमाम एंट्रीज़ पॉजिटिव हों या तमाम एंट्रीज़ नेगेटिव हों तो इसका मतलब है कि कोई साइन चेंज नहीं होता। तो ऑल एंट्रीज़ इन दी फर्स्ट कॉलम आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? हेंस देयर आर नो साइन चेंज। अब जितने अगर साइन चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कोई रूट ऐसा नहीं है जो राइट हाफ प्लेन पर हो। नो रूट्स ऑन राइट हाफ प्लेन। तो इसका मतलब है कोई रूट राइट हाफ प्लेन पे नहीं है। तो अगर कोई रूट राइट हाफ प्लेन पर नहीं होगा तो आपके ये रूट होंगे कहाँ पर? ऑफ कोर्स ये सारे रूट लेफ्ट हाफ प्लेन पर होंगे। तो इसका मतलब है कि तमाम रूट, इट मीन्स तमाम रूट लाई करते हैं लेफ़्ट हाफ प्लेन के ऊपर। तो अब जब सारे रूट लेफ़्ट हाफ प्लेन पर लाई करते हैं तो सिस्टम कैसा होगा? तो ये सिस्टम आपका होगा एक स्टेबल सिस्टम। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बात आपने डिस्कस करनी है इसी केस नंबर 2 में। इसकी एक एडिशनल पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा इसको आपने फोकस करना है। अगेन हम ये सपोज करते हैं कि पोल डिस्ट्रीब्यूशन वायर आउट टेबल विद अ रॉ ऑफ 0, यानी जो आपकी रूट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पर हो क्या रहा है कि राउट टेबल के अंदर एक रॉ 0 आ जाती है। ठीक है। अब अगर एक रॉ 0 आपके पास आती है तो उससे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। ठीक है। यहाँ पर आपको एक तो स्टेबिलिटी का आइडिया हो गया। ठीक है जी, स्टेबिलिटी का आइडिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने अपनी इस एग्जांपल के अंदर इसको और डिटेल से एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि ऑल इंटायर रॉ ऑफ 0 विल अपीयर इन द राउट टेबल व्हेन अ प्योरली इवन और अ प्योरली ऑड पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया है? आपको अभी थोड़ी देर पहले याद है कि मैंने एक नई करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाई थी। कैसे? कि अगर आपके पास रॉ जो थी वो 0 के इक्वल थी, जो रॉ आपके पास 0 के इक्वल होती है उससे ऊपर वाली रॉ से आप एक पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये वाली पॉलिनोमियल बनाई थी, आप प्रीवियसली इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो ये आपने एक पॉलिनोमियल, तो हम इस पॉलिनोमियल को कहते हैं इवन पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो है तमाम पावर जो होती है वो इवन है। इसी तरीके से है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर तमाम पावर ऑड हो उसको हम कहते हैं ऑड पॉलिनोमियल। तो इसमें यही कह रहे हैं कि एंटायर रॉ 0 विल अपीयर इन द राउट टेबल व्हेन अ प्योरली इवन और प्योरली ऑड पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट रॉ 0 के इक्वल आती है तो इट मीन्स उस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो एक पॉलिनोमियल, इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती है। अब मैं इवन पॉलिनोमियल की टर्म ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ? वो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नोट नंबर 1 आप ज़रा नोट करें कि जो ऑड पॉलिनोमियल्स होती हैं आर द प्रोडक्ट ऑफ इवन पॉलिनोमियल। सपोज अगर मैं इसके अंदर से एस को कॉमन ले लूँ तो ये आप नोट करें ये वापस से एक इवन पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो ऑड पॉलिनोमियल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इवन पॉलिनोमियल एंड अ ऑड पावर ऑफ एस। एक ऑड पावर ऑफ एस, फॉर एग्जांपल एस की एक ऑड पावर निकल आएगी और वापस से ये एक इवन पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है जी। दस द कांस्टेंट टर्म ऑफ द ऑड पॉलिनोमियल इज ऑलवेज मिसिंग। सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिलता है यहाँ पर? ये बातें याद रखने वाली है कि इवन पॉलिनोमियल ओनली हैव द रूट दैट आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। यानी जिस प्रॉब्लम के अंदर एक कंप्लीट रॉ 0 हो और उसके अंदर इवन, मैं बार बार ऑड पॉलिनोमियल की टर्म नहीं यूज़ करूँगा, मैं इवन पॉलिनोमियल की टर्म यूज़ करूँगा। इवन ऑड इसमें इसलिए यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि जो इवन पॉलिनोमियल होती है आपके पास, जो ऑड पॉलिनोमियल्स होती हैं वो बेसिकली इवन पॉलिनोमियल का ही प्रोडक्ट होती है। ठीक है जी। तो सेकंड में ये कि अगर आपके पास जो है वो इवन पॉलिनोमियल कहीं एग्जिस्ट करती है, देन जो रूट्स होते हैं वो आपके सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होते हैं। अब ये सिमेट्री जो होती है वो 3 तरीक़ों से आकर होती है। अब ये कैसे आकर होती है? आप ये रूट यानी जहाँ कहीं आपको इवन पॉलिनोमियल मिले, अब ये सिमेट्री जो है बेसिकली रूट कब होते हैं भाई? कौन से रूट सिमेट्रिकल होते हैं? ऑफ कोर्स जो रूट कॉन्जुगेट होते हैं वही सिमेट्रिकल होते होंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट ही जो होते हैं वो बेसिकली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है जी। यानी क्योंकि वो रूट कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ कहीं इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करती है वहाँ पर आपके पास जो रूट्स निकलते हैं वहाँ पर आपके पास रूट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और वो 3 तरीक़ों से हो सकते हैं। द रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सेस, यानी ये पॉसिबल है
कि जो आपके रूट्स हैं, मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर कर भी आपको ज़रा समझाऊँ ताकि ये चीज़ आपकी समझ आ जाए एक दफ़ा। सपोज़ करें कि अभी जो मैं सिमेट्रिकल बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, सपोज़ कीजिए एक्सेस है ना, ठीक है। तो अब आपके जो रूट्स हैं उनकी लोकेशंस क्या हो सकती है, उनकी लोकेशन ये हो सकती है कि वो जो रूट हैं वो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं हो, ठीक है। सपोज़ करो कि ये लोकेशन आपके पास ए है, तो वो क्या हो सकते हैं, ये सिमेट्रिकल रूट हो गए। तो रूट्स आर सिमेट्रिकल आर रियल एक्सेस। मान लें कि ये रियल एक्सेस है, हमें कैसे पता लगा ये रियल एक्सेस है, जब जीरो लाई करता है तो आपको याद रखें कि रूट कॉम्प्लेक्स भी होंगे, ठीक है जी। तो ये रियल एक्सेस है। तो रियल एक्सेस मतलब ये कि अगर सेवन्थ ऑर्डर की कोई इक्वेशन है और उसमें कोई इवन पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करती है, जो मैं आगे चल कर बताने भी वाला हूँ, तो उसके कुछ रूट कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ रूट उसके रियल होंगे। तो उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं कि जिनका कोई इमेजनरी भी पार्ट ना हो, एक पॉसिबिलिटी है जी जनाब। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसकी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो रूट हैं आपके पास सिमेट्रिकल हो इमेजनरी एक्सिस के। सपोज़ करें कि ये आयोटा ओमेगा एक्सिस है, वो रूट यहाँ पर हो सकते हैं, दिस इज़ बी, ठीक है जी। लोकेशन बी पर हो सकते हैं, मान लें कि लोकेशन ए हो गई, मान लें कि ये मैं लोकेशन बी की बात कर रहा हूँ। और थर्ड केस क्या हो सकता है, द रूट आर क्वाड्रेंटल, और ये जो रूट हैं आपके पास ये क्वाड्रेंटल भी हो सकते हैं। अब ये रूट क्वाड्रेंटल का क्या मतलब होगा, देखिए मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आप ये समझ सकें। मतलब ये इस तरह के इस सॉरी ये इस वाली लोकेशन के ऊपर भी रूट लाई कर सकते हैं आपके ऐसे, ठीक है जी। तो यानी ये जो आपके एक्सेस हैं ये क्वाड्रेंटल एक्सेस हैं, यानी रूट की लोकेशन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या इन सारी जगहों पर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सी 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 एन सी कर लेते हैं, ये सी। तो ये जो आपके पास है वो क्वाड्रेंटल। तो मैं अगर कंक्लूड करूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास एक कंप्लीट रॉ ज़ीरो होती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कुछ रूट कॉम्प्लेक्स होंगे और कुछ रूट जो हैं वो रियल होंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स वाले रूट होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो रियल एक्सिस के ऊपर हो सकते हैं, यानी दो निकलें रियल एक्सिस पे हो सकते हैं, या चार निकलें और वो चारों इन क्वाड्रेंटल एक्सिस के ऊपर हो सकते हैं, या दो इमेजनरी एक्सिस के ऊपर हो सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद है। अब एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ और अच्छी समझ में आ जाएगी। कुछ बातें और डिस्कस कर लें। दस द रॉ ऑफ अ ज़ीरो टेल अस द ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इवन पॉलिनॉमियल। तो पहली बात यह है कि अगर रॉ ज़ीरो हो, आपके पास ज़ीरो रॉ एग्जिस्ट हो रही हो, तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई इवन पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करती है हुज रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। और सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होने का मतलब ये है कि उसके जो रूट हैं वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, होंगे। सम ऑफ दीज रूट कुड बी ऑन ऑन आयोटा ओमेगा एक्सेस, iota omega axis. If we don't have a row of zero, so we cannot possibly have iota omega root. तो अगर आपके पास रॉ ज़ीरो नहीं होगी तो आयोटा ओमेगा रूट नहीं होंगे आपके पास, ठीक है जी। तो वो रियल रूट ही आपके पास काउंट हो जाएंगे। आप यूँ समझ लें कि एक लंबा लिखा हुआ है ज़ीरो ज़ीरो, तो हम उसको टू लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि टू प्लस ज़ीरो आयोटा भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉसिबल है आपके पास। चलें जी, तरह हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम को बहुत गौर से आप देखिए। कहते हैं कि इसमें एक आपके पास पॉलिनॉमियल आपके पास गिवन है। सपोज़ करें कि एक एट्थ ऑर्डर सिस्टम आपके पास है। कहते हैं हाउ मैनी रूट्स यानी आइगन वैल्यूज़ जो हैं आर इन राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन और आयोटा ओमेगा एक्सेस। तो आयोटा ओमेगा का फैसला कौन करता है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया जी। पता है भाई, आयोटा ओमेगा कौन बताता है, आयोटा ओमेगा जो है वो आपको बताता है ज़ीरो वाली लाइन। तो मैं ज़रा शॉर्टकट परफॉर्म करूँगा इसको, क्योंकि सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैं आपको सिखा चुका हूँ यानी राउट टेबल बनाने के लिए। तो S8 है, तो अगर आप S8 का कोफिशेंट लिखेंगे तो वो 1 होगा। फिर आप एक नंबर छोड़कर इसका कोफिशेंट लिखते जाएं तो S6 का कोफिशेंट 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद S4 का कोफिशेंट 39 लिखना होगा। फिर आपने S2 का कोफिशेंट 48 लिखना होगा। और फिर आपने कांस्टेंट नंबर 20 लिखना होगा। इसी तरीक़े से S7 है, तो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ लिख लें। दिस इज़ 1, प्रॉब्लम्स के साथ साथ देखते जाइएगा। 122 एंड देन 59 देन 38 एंड देन 0। अब आप अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें और इनको हम फिल कर लेते हैं। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस टाइम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एंड देन 1 से आप इसको डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट है आपके पास बनकर आएगा -10। यहाँ पर जो रिज़ल्ट बनकर आएगा वो बनेगा -20। ये रिज़ल्ट वापस 10 बनता है, ये रिज़ल्ट आपका 20 बन जाएगा और ये रिज़ल्ट 0 आपका एज इट इज़ रहेगा। और अगेन अगर आप नोट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार पॉइंट ये नज़र आ रहा है कि ये सब कैंसिल भी हो रहे हैं। तो अगर मैं इनको कैंसिल कर लूँ
ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल भी हो रही हैं। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो इसकी जगह पर मैं -1 अब यूज़ करूँगा, इसको कैंसिल कर लूँ तो इसकी जगह -2 यूज़ करूँगा, इस नंबर को कैंसिल करूँ तो 1 यूज़ करूँगा, इस नंबर को कैंसिल करूँ तो मैं 2 यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। जनाब ये येलो से हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर S5 के लिए क्या हुआ, फिर वापस से मैंने आपको बता दिया था कि इसका इसके साथ पेयर बनाकर करना है, फिर इसी का इसके साथ पेयर बनाना है, फिर इसका इसके साथ पेयर बनाना है, फिर इसका इसके साथ पेयर बनाना है। तो वो आप देख लीजिएगा, फार्मूला मैं बता चुका हूँ। तो अगेन S5 के लिए आंसर बना 20, देन फिर आंसर बना आपका 60, देन फिर आपका आंसर बना 40, फिर इसका आंसर आ गया 0 और फिर आंसर 0। अगेन अगर आप यहाँ पर नोट करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वैल्यूज़ फिर से कैंसिल हो रही हैं। तो ये कैंसिल हो जाएंगी 1 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगी 3 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगी 2 टाइम्स। ठीक है जी, 20 से ये कैंसिलेशन भी हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। S4 के लिए आंसर बनेगा इसका 1 एंड देन 3 एंड देन 2 फिर 0 एंड 0। ये 0 लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, चले लिख देता हूँ आपके लिए। इसके अलावा S3 को अगर आप देखें तो S3 का जो आपका आंसर यहाँ पर फॉर्म होगा वो आंसर आपका बन रहा है 0 0 0 0 एंड 0। तो ये यहाँ पर आप जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। अगर आप नोट करें तो ये आपके पास जो है वो एक कंप्लीट 0 की लाइन बन गई है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया है रॉ ऑफ 0। ये रॉ बन गई है 0, रॉ ऑफ ज़ीरोस। तो ये ज़ीरोस की आपके पास लाइन आ गई है। अब जब 0 की लाइन आती है तो आपने क्या करना होता है, आपने करना ये होता है कि आपने इससे ऊपर वाली एक इवन पॉलिनॉमियल फॉर्म करनी होती है, ऊपर जाना होता है और एक इवन पॉलिनॉमियल बनानी होती है। तो हम ये साथ साथ काम करते जाते हैं। तो हमें क्या पता लगा, पता ये लगा, थोड़ा सा लेक्चर लेंथी ज़रूर है आप, लेकिन बात यह है कि चीज़ें बहुत डिटेल्स हैं और इतनी डिटेल आपको इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगी। तो हम बात करते हैं कि एट S3 रॉ ऑब्टेन 0। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मूविंग बैक टू रो एंड एक्सट्रैक्ट द पॉलिनॉमियल। तो अब हमने एक पॉलिनॉमियल सेट करनी है यहाँ पर। तो S3 से S4 पर चले जाएं तो आप जो पॉलिनॉमियल बनाएंगे वो क्या बनेगी, अब S4 का कोफिशिएंट के साथ बनेगी। तो 1S4 बन जाएगी, फिर 3S2 और फिर आपके पास 2। तो ये आपके पास बेसिकली एक इवन पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक, फिर 0 को रिप्लेस करने के लिए आपने क्या करना था, आपको बताया था इसका जो थर्ड पार्ट था आपने इसका लेना होता है डेरिवेटिव। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बनता है 4S3 प्लस 6SN प्लस 0। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपने जो है वो यहाँ पर तमाम के तमाम जो 0 लिखे हुए हैं उनको अब आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है जी, अब किससे रिप्लेस करना है कि इस 0 को आपने रिप्लेस कर देना है, हाँ जी, किस नंबर के साथ जी, ये 0 किस नंबर के साथ रिप्लेस होगा, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 4 के साथ चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये 0 जो है वो 6 के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये बाकी 0 रहेंगे। ठीक है जी, ये 4 एंड देन 6। अच्छा, अगेन 4 एंड 6, अगेन 4 एंड 6। तो अब आप इसको जो है इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये कैंसिल होकर 2 टाइम्स हो जाएगा और ये कैंसिल होकर 3 टाइम्स हो जाएगा। राइट, तो 0 का झगड़ा ऑलमोस्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आप इस राउट टेबल को बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं S2 लिख लेता हूँ यहाँ पर। जब मैं S2 लिखता हूँ तो ये 3/2 बन जाता है। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 3/2 हो जाता है और ये एक्चुअली 4 हो जाता है और बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो 0 0 0 ही रहते हैं। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अगर आपको इधर की डिवीजन से भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि नहीं मैं इसको डिवाइड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई आसानी से किया जा सकता है। सपोज़ मैं जो है इसको क्या कर सकता हूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास क्या बन जाएगा 3। और अगर इसको हम जो है वो 2 से एक्चुअली ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर। ये इनिशियली यहाँ पर जो आता है वो आएगा 2 और जब आप इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या आप कैलकुलेट कर भी लीजिएगा तो ये बन जाएगा 4। ठीक है जी, तो इस तरह आप चाहें तो अपना फ्रैक्शन भी रिमूव कर सकते हैं जी। तो बस फाइनली अब आप इस टेबल को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट S1 बन रहा है आपका 1/3 0 डैश डैश, ये सब 0 ही हैं।
एंड देन 4, फिर सारे ये सारे 0 0 0। तो इस तरह आपने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, अब आपने इसको कंप्लीट तो कर लिया है। अब ज़रा हम इसको एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि जो हमने बात की थी कि हम इसको किस तरह एनालाइज करेंगे। देखिए जी, यहाँ पर ज़रा यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी को फोकस कीजिएगा आप। मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ। देखिए जी, ये जो S4 है वो आपके पास बेसिकली एक इवन पॉलिनॉमियल थी। तो याद रखिए कि ये जो S4 से लेकर ये जो S4 तक S8 तक है, इस पॉलिनॉमियल को, यानी इसको जो है वो हम ये मैं एक एरो बनाकर आपको बताऊं ताकि ये चीज़, हाँ जी, यानी ये यहाँ से देखिए 2 साइडेड एरो अगर मैं बना सकूं, बल्कि आपको ये देखिए, सपोज़ गौर से देखिएगा, ये सारी बातें बहुत चूँकि डिटेल के साथ हैं। तो ये जो पॉलिनॉमियल है जो S8 से लेकर S4 तक है, तो इसको हम कहते हैं अदर पॉलिनॉमियल। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड अदर पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये अदर पॉलिनॉमियल कहलाती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? S8 टू S4, यानी S4 आपका कौन सा है? वो है इवन पॉलिनॉमियल। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो S4 से लेकर इसको S8 से ये, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो इसको हम कहते हैं अदर पॉलिनॉमियल कहते हैं। और इसके बाद ये जो S4 से लेकर S0 तक की जो पॉलिनॉमियल है, ये आपके पास कहलाती है इवन पॉलिनॉमियल, यानी S4 टू S2 आर टेस्ट ऑफ द इवन पॉलिनॉमियल। तो इसको हम लेबल करते हैं एज अ इवन पॉलिनॉमियल। तो इस बात को आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है। ये जो पॉलिनॉमियल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये वाली जो पॉलिनॉमियल मैंने यहाँ पर बनाई है, ये कहलाती है आपके पास इवन पॉलिनॉमियल। इसे मैं कहूँगा इवन पॉलिनॉमियल। और ये कहाँ से कहाँ तक है? S4 से लेकर S0 तक। तो बस यूँ समझ लें कि जो भी आपके पास इवन पॉलिनॉमियल है, उससे नीचे वाली इवन पॉलिनॉमियल को हम लेबल कर रहे होंगे, और उससे ऊपर वाली जो होंगी वो सारी वो अदर पॉलिनॉमियल कहलाती हैं। ठीक है जी, और इसमें से इवन पॉलिनॉमियल है कि है कौन सी? इवन पॉलिनॉमियल कौन सी है? ये तो रॉ ज़ीरो है। तो इवन पॉलिनॉमियल कौन सी होगी भाई? तो इवन पॉलिनॉमियल आपके पास जो है वो ये वाली जो पॉलिनॉमियल है, ये जो पॉलिनॉमियल है वो इवन पॉलिनॉमियल कहलाती है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसे हम कहते हैं इवन पॉलिनॉमियल। ये क्लियर हो गई बात? तो ये इवन पॉलिनॉमियल है और ये है आपके पास अदर पॉलिनॉमियल। अब बात करते हैं हम इसकी इंटरप्रिटेशन की, और हम ज़रा रूट की हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से और कहाँ कितने कितने रूट आपके पास होंगे। तो फाइनली ज़रा जल्दी से देख लेते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन। हम डिस्कस करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन में अभी मैं क्या पता लगा हमें, तो अगर आप नोट करें तो नो साइन changes exist from the S4 to S0। तो अगर आप नोट करें तो S4 से लेकर S0 तक कोई साइन चेंज नहीं है। जी जनाब, फर्स्ट कॉलम को देखना होता है। S4 से लेकर S1 तक देखें, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं है, सब पॉजिटिव हैं। ठीक है जी, तो एक बात तो हमें यहाँ पर यह समझ में आई। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हमने इसको ऑब्जर्व किया? Does even polynomial does not have right half plane pole। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नीचे वाली जो पॉलिनॉमियल है, जिसे मैंने इवन पॉलिनॉमियल कहा था, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल के अंदर कोई रूट चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ साइन चेंज अगर आपके पास होता है तो इट मीन्स कि उतने ही रूट आपके राइट हाफ प्लेन पर होते हैं। तो इसमें कोई भी रूट राइट हाफ प्लेन पर नहीं है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि इवन पॉलिनॉमियल जो है डज नॉट हैव रूट इन राइट हाफ प्लेन। ठीक है जी, फिर बात ये होगी कि अब जब कोई रूट राइट हाफ प्लेन पर आपके नहीं है, सिंस तो इसमें क्या होगा?
जब कोई राइट हाफ प्लेन पर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर आर नो राइट हाफ प्लेन एंड नो लेफ्ट हाफ प्लेन बिकॉज, क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ये बात मैं भी आपको थोड़ी सी और वजाहत कर देता हूँ उसकी। रिक्वायरमेंट फॉर सिमेट्री, ठीक है जी। तो ये मैं तीसरा पॉइंट अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि हेंस इवन पॉलिनोमियल must have all four of its roots on iota omega axis। तो ज़रा जल्दी से इन दो पॉइंट्स को आप समझ लीजिए कि इन दो पॉइंट्स में यहाँ पर ये एक्सप्लेन हो रहा है कि उम्मीद है कि दो पॉइंट्स तो समझ आ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रूट आपके जो है, चूँकि साइन चेंज नहीं है, तो अगर साइन चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई भी रूट आपके राइट हाफ प्लेन पर नहीं है। सिंस देयर इज़ नो राइट हाफ प्लेन एंड नो लेफ्ट हाफ प्लेन बिकॉज द इक्वलेंट टू द सिमेट्री। तो इवन पॉलिनोमियल में अगर आप नोट करें तो इवन पॉलिनोमियल में आपके, मैं इसको टेबल बना दूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। सपोज़ कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ रूट्स की लोकेशन देखता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। ये है बेसिकली इवन पॉलिनोमियल का कितना ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर, यानी 4 रूट होने चाहिए, ठीक है जी। और ये जो ऑड, यानी ऑड नहीं, हम इसको कहेंगे अदर पॉलिनोमियल्स के कितने ऑर्डर हो, ये भी आपके पास 4th ऑर्डर है। और यहाँ पर हम करते हैं इसकी टोटल। तो आप बताएं कि राइट हाफ प्लेन पर कितने रूट हैं अगर वो इवन पॉलिनोमियल है। तो चूंकि इवन पॉलिनोमियल पर कोई साइन चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कि 0 रूट होंगे आपके राइट हाफ प्लेन के ऊपर, ठीक है, 0 रूट राइट हाफ प्लेन पर। तो अगर ये यहाँ पर 0 रूट हैं आपके राइट हाफ प्लेन पर इवन पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो 0 रूट अगर आपके राइट हाफ प्लेन पर, यहाँ पर देखिए ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाली चीज़ कि यहाँ पर चूँकि कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कोई भी रूट जो है वो आपका राइट हाफ प्लेन पर नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई भी रूट आपका राइट हाफ प्लेन पर नहीं है तो इसका मतलब ये है चूँकि यहाँ पर एक 0 वाली रॉ एग्जिस्ट करती है तो कोई भी रूट आपका लेफ़्ट हाफ प्लेन पर भी नहीं होगा। क्या ये पॉइंट आपने समझा है? लेफ़्ट हाफ प्लेन पर कितने होंगे? तो इवन पॉलिनोमियल के लिए लेफ़्ट हाफ प्लेन पर भी 0 होंगे। अच्छा, अदर पॉलिनोमियल्स में क्या है, देखें, अदर और टोटल, यानी इसका मतलब ये है कि सारे के सारे रूट्स कहाँ पर होंगे आपके, वो तमाम के तमाम रूट आयोटा ओमेगा पर होंगे, यानी 4 रूट होंगे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो अगर आपके जो हैं वो कोई साइन चेंज नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो साइन चेंज, तो इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम रूट जो हैं वो आपके इवन पॉलिनोमियल के कोई भी रूट राइट हाफ प्लेन पर नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है क्या वो लेफ़्ट हाफ प्लेन पर नहीं होंगे, तो उसको ज़रा थोड़ा सा सोचें, क्या वो रूट लेफ़्ट हाफ प्लेन पर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा सोचें, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। अब अदर पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है, ज़रा ऊपर जाइए और अदर पॉलिनोमियल को देखें। तो अदर पॉलिनोमियल में मुझे एक साइन चेंज नज़र आता है यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 साइन चेंज आपको दिखते हैं। तो अगर आपको 2 साइन चेंज नज़र आते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो 2 रूट हैं वो राइट हाफ प्लेन पर हैं। ये भी 4th ऑर्डर की इक्वेशन थी, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 रूट होंगे जो लेफ़्ट हाफ प्लेन पर होंगे और यहाँ पर आयोटा ओमेगा पर 0 होंगे, ठीक है जी। तो टोटलिंग कितनी हो गई, ये भी 2 बन गए, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल हैं वो आपके बन गए 8 रूट। तो ये आपके टोटल 8 रूट आ गए, यानी तो 2 रूट आपके जो है अदर पॉलिनोमियल, ऊपर वाली पॉलिनोमियल 2 हो गए आपके, चूँकि 2 साइन चेंज हो रहे हैं तो वो 2 हो गए राइट हाफ प्लेन पर। इसी तरीके से ये जो 2 रूट्स हैं ये आपके हो गए लेफ़्ट हाफ प्लेन के ऊपर, तो आयोटा ओमेगा पर कोई रूट नहीं है। अगर आप इवन पॉलिनोमियल को देखें, इवन पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि आपके रूट्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम आयोटा ओमेगा एक्सेस के ऊपर होते हैं। तो इवन पॉलिनोमियल को अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो है वो 0 रूट राइट हाफ प्लेन पर है, तो सिमेट्री होने की वजह से इसके लेफ़्ट हाफ प्लेन पर भी 0 रूट होंगे।
और तमाम के तमाम रूट आयोटा ओमेगा पर होंगे। यानी मैं इसको अगर इन शॉर्ट कहना चाहूँ, अगर आप किसी प्रॉब्लम किसी ऑनलाइन टूल से अगर आप जो इनके रूट निकालते हैं तो उसमें 4 रूट जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे और 4 रूट जो होंगे वो रियल होंगे। तो ये अब आपका टास्क है कि आप इसको खुद ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपका ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अब मैं ज़रा इसकी स्टेबिलिटी पे बात करना चाहूँगा आपसे। तो वो क्या पता लगा, द सिस्टम हैज़ 2 रूट्स इन राइट हाफ प्लेन, 2 रूट राइट हाफ प्लेन पर हैं, 2 रूट्स इन लेफ्ट हाफ प्लेन एंड 4 रूट्स ऑन आयोटा ओमेगा एक्सेस। तो इसका मतलब है कि तमाम रूट तो चूँकि लेफ़्ट हाफ प्लेन पर नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम कैसा होगा, एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो ये बेसिकली आपके पास एक अनस्टेबल सिस्टम होगा बिकॉज ऑफ राइट रूट, बिकॉज ऑफ राइट हाफ प्लेन रूट, राइट हाफ प्लेन रूट। ठीक है जी। तो इसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो आपका राइट हाफ प्लेन की वजह से एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीज़ें। आप जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक आपका और रह गया है, उसको भी हम ज़रा जल्दी से कवर कर लेते हैं। वो ये कि ये जो राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन है ये स्टेबिलिटी डिज़ाइन के भी काम आता है। तो हम यहाँ पर एक आखिरी बात डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी डिज़ाइन वाया राउथ टेबल। तो आप राउथ टेबल की मदद से, यानी राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरियन की मदद से आप जो है वो स्टेबिलिटी डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी डिज़ाइन का मतलब ये है कि अगर सिस्टम के अंदर कोई अननोन जो है वो पैरामीटर आपके पास है तो आप उसको भी उसकी रेंज मालूम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आपसे प्रॉब्लम में कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ के for the system that will cause the system to be stable, unstable and marginally stable। अज्यूम हम कर रहे हैं यहाँ पर कि ग्रेटर देन 0 है और ये जो आपके पास सिस्टम गिवन है वो है S3 + 18 S2 + 77 S + K। तो मैं ज़रा टाइम सेव करने के लिए ज़रा फास्ट मैं इसको परफॉर्म करता हूँ और आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको मेन सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। तो इस सिस्टम के अंदर एक अननोन पैरामीटर के है। जब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता लग जाती आप ये नहीं बता सकते कि आपका सिस्टम के की किन वैल्यूज़ के लिए स्टेबल होगा, किन वैल्यूज़ के लिए अनस्टेबल होगा। तो राउट टेबल फॉर्म करते हैं तो S3 आ जाएगा 1 एंड देन 77, फिर S2 लिखना होगा आपने 18 एंड K। फिर आप जब S1 कंप्यूट करते हैं ये बनता है 1386 - K डिवाइडेड बाई 18। और इसी तरीके से जब आप जो है वो S0 बनाते हैं तो ये बन जाता है K। ठीक है जी। तो ये बताएं कि आपको कैसे, आपको पता है ना कि ये जो फर्स्ट आपके पास है कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम को पॉजिटिव होना चाहिए अगर सिस्टम को स्टेबल रखना है आपने। ठीक है जी। तो बस यहाँ पर आपने एक राउट टेबल फॉर्म कर लिया है। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ इसको इस तरीक़े से कि इफ़ जी जनाब के की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन 1386 है, ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर ये लेस देन के की वैल्यू 1386 है तो क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो तमाम की तमाम चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ऑल टर्म्स इन
फर्स्ट कॉलम विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो विल बी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? नो साइन चेंज विल एग्जिस्ट, नो साइन चेंज विल एग्जिस्ट एंड सिस्टम विल, क्या हो जाएगा आपका सिस्टम? कैसा हो जाएगा? स्टेबल, सिस्टम विल स्टेबल। सिमिलरली बताइए जी अनस्टेबल कहाँ पर होगा? समझ आ गई हमें बात कि अगर हमारे पास जो है वो k की वैल्यू वो लेस देन 1386 है, तो इट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है जो टर्म होंगी, देन ऑल टर्म्स इन फर्स्ट कॉलम विल, नॉट ऑल टर्म्स, तमाम टर्म्स तो नहीं, बट सारी टर्म्स तो पॉजिटिव नहीं रहेंगी, नॉट ऑल टर्म्स। ये मुझे जी जो वही टर्म्स इन फर्स्ट कॉलम विल नेगेटिव, तो इसमें कुछ टर्म्स है जो नेगेटिव हो जाएंगी। तो नेगेटिव होने की वजह से सिस्टम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका सिस्टम विल अनस्टेबल। तो क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो दो साइन चेंज मिलेंगी जिसकी वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कहते हैं कि k इज़ इक्वल टू 1386 के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा ऑफ कोर्स एक ज़ीरो आ जाएगा। सो वी हैव एन एंटायर रॉ ऑफ ज़ीरो which could significantly आयोटा ओमेगा एक्सेस। तो इसका मतलब है वो तमाम के तमाम जो रूट हैं वो आयोटा ओमेगा पे लाई करते हैं, और जो आयोटा ओमेगा पे रूट लाई करता है उसको हम कहते हैं कि वो आपका जो सिस्टम है वो आपका मार्जिनली स्टेबल हो गया। ठीक है जी। तो इवन पॉलिनॉमियल को वो उसी तरीके से आयोटा ओमेगा फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं कि वही आप उसमें इवन पॉलिनॉमियल करें, उसका डेरिवेटिव लें, देन ज़ीरो को रिप्लेस करें, वो सारे काम आपको मैंने सिखा दिए हैं। इन दी लेफ्ट हाफ प्लेन देयर फोर द सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो मार्जिनली स्टेबल होते हैं। मार्जिनली स्टेबल को समझने का मतलब ये है कि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो स्टेबल हो। सपोज़ करें कि आप अपने थंब के ऊपर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए किसी पेंसिल को अपने बैलेंस कर लें, तो इस तरह की जो चीज़ होगी वो बेसिकली ये थंब है आपका, सपोज़ करें। तो ये जो है वो बेसिकली आपका जो है सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल कहलाता है, क्योंकि बहुत ही लाइट डिस्टर्बेंस जो है वो उसको कभी भी अपनी पोजीशन से पर्टअप कर देगी, फिर वो अपने पोजीशन पर कभी भी वापस नहीं आ सकता। राइट। तो यहाँ तक हमने जो है वो इसके सेकंड केस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर आपका राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरियन यानी राउथ स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली टॉपिक एंड होता है। तो ये मैंने कंप्लीट आपको जो है वो लेक्चर बता दिया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर। ये जो है वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हो और फिर आपको उसकी जब स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो प्लीज़ इन सारी वीडियो को वॉच कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स दें, और इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।